बच्चों, पिछले कई क्लासेस में हम लोगों ने मुगल साम्राज्य के बारे में काफ़ी विस्तार से जाना था और ये भी जानने का प्रयास किया था कि मुगल के अंतिम जो सबसे शक्तिशाली शासक था यानी औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत का बिखराव हो गया, ये हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज हम लोग मुगल वंशों के द्वारा और ये कह सकते हैं कि उनके शासकों के द्वारा शासन का कितना विस्तार किया गया, आज उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और इस मुद्दे को जानने का भी प्रयास करेंगे कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुगल सल्तनत कितने सूबे में बटे हुए थे, या ये कह सकते हैं कि उनका चलाने का तरीका क्या था। तो आइए हम जानते हैं मुगल साम्राज्य का विस्तार। और मुगल साम्राज्य के विस्तार में हम लोग दो चीजों के बारे में आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे। एक ये है कि उस समय राजनीतिक और आर्थिक स्थिति क्या थी, आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम और आप अच्छी तरह से जान चुके हैं कि मुगल साम्राज्य की नींव डालने वाले बाबर 1526 में जब पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को लड़ाया था, तो उसके बाद उनका जो शासन था वो काफी सीमित था। उसके बाद उनके कई नस्लों ने इस साम्राज्य को धीरे धीरे काफी विस्तार भी किया। उसके बाद हम जानते हैं कि हुमायूं ने भी बहुत दिनों तक शासन नहीं कर पाया, यानी 10 साल के बाद वो खुद शासन से बाहर हो गए, पुनः 1556 में आए। उस समय उस शासन का काफी विस्तार नहीं हुआ था। यानी ये कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का असल विस्तार अकबर के समय से हुआ। तो अकबर के समय के बाद जो इनके अंतिम जो शासक, प्रबल शासक थे औरंगजेब, उस समय मुगल को हम देखते हैं कि इस सल्तनत को अगर हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि औरंगजेब के टाइम तक मुगल सल्तनत 21 सूबों में बटा हुआ था और उसमें खासकर अफगानिस्तान तक इनका जो शासन था, यानी वहां एक प्रांत, उत्तर भारत में 14 और दक्कन में 6, यानी कुल मिला के 21 सूबा था। इसके साथ साथ राजनीतिक इनकी व्यवस्था को अगर हम देखते हैं कि मुगल शासकों ने कई सुधार भी किया और राजनीतिक जो इनकी शक्ति थी उसमें कई अहम पद को इन्होंने क्रिएट किया। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले शासन चलाने के लिए इन्होंने मीर बख्शी, यानी प्रशासन के लिए जो मीर बख्शी था, वे उनका काम ये था कि सैनिकों की भर्ती, ये एक बड़ा पद था, सैनिकों की भर्ती, उनका देख रेख, ये सारा काम मीर बख्शी के तहत होता था। इसके बाद जो दूसरा पद था वह था सदरुस सुदूर, यानी धार्मिक जो मामले होते थे वे सदरुस सुदूर के तहत आता था। तीसरा जो है, अकबर के टाइम में एक नया जो पद क्रिएट किया गया वह था मनसबदारी। और मनसबदारी हम जानते हैं कि 2 तरह का होता था, एक तो जाट और एक सवार, यानी विभिन्न लोगों को जो ये मनसबदार बनाया जाता था तो उनके सवारी को भी देखा जाता था, उनकी शक्ति को भी देखा जाता था और उसी हिसाब से मनसबदार भी नियुक्त किया जाता था। चौथा जो चीज हम देखते हैं वह खानसामा, यानी खानसामा भी एक अहम पद था। गृह विभाग, यानी जितना महल वगैरह और उसके अंदर की जो देख रेख की चीजें थी वह खानसामा के तहत आता था। और न्याय प्रथा की देखरेख करने के लिए काजीउल कुजार, यानी इसको हम मुख्य कह सकते हैं, न्यायाधीश कह सकते हैं, क्योंकि शासक जो होता था वे पूरे न्याय प्रक्रिया को अकेले हैंडल नहीं कर सकता था, इसके लिए उन्होंने काजी को नियुक्त किया था और ये हुकूमत जो है वो इस्लामिक कानून के तहत चलता था। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि मुगल सल्तनत में जो सबसे बुलंदी का जो पीरियड है
वो कहलाता है 1686 से 1689 तक, यानी ये राजनीतिक बुलंदी का, ये कह सकते हैं कि मुगल पीरियड का एज था। कई सारी इमारतें, कई सारे शहरों को बसाया गया। अब हम देखते हैं कि मुगल सल्तनत में कई शहर जो है वो विकसित भी हुए और बड़े बड़े शहर भी बने, जिसमें खासकर हम देखते हैं कि लाहौर, अभी जो वर्तमान पाकिस्तान में है, बुरहानपुर, अहमदाबाद, बनारस, पटना, काबुल जो अभी अफगानिस्तान में है, राजमहल, हुगली, ढाका जो भी बांग्लादेश में है, चटगांव, इस तरह से कई शहरों को बसाया इन्होंने और वहां काफी इनका व्यापार भी हुआ। इसी तरह से हम देखते हैं कि इन्होंने डाक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो एक नया पद क्रिएट किया वो था दरोगाए डाक चौकी। यानी इसमें एक चीज ये भी है कि एक गुप्तचर जो विभाग था इसी के तहत आता था। इसी तरह से जो एक अहम मुगलों का पद था वो था मीर आतिश। क्योंकि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि बाबर ने एक नई जो लड़ाई का जो एक शुरुआत किया था वह था तोप का, और इन्होंने जो मीर आतिश उसी के तहत, यानी तोप और इस तरह के जितने भी सैनिक जो चीजें थी उसका देख रेख मीर आतिश के तहत ही होता था। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि मुगलों के टाइम में जो आर्थिक व्यवस्था था वह आर्थिक व्यवस्था भी बहुत अच्छा था। यानी उस समय जो आम लोगों का पेशा था इनका हम देख सकते हैं वो था कृषि। कृषि के अलावा व्यापार में भी इन लोगों ने बहुत ध्यान दिया, और खासकर हम लोगों ने चर्चा भी किया था जहांगीर के टाइम में विदेशी जो लोग थे यहाँ पे व्यापार भी करते थे, यानी कपड़े का और दूसरी चीजों का यहाँ पे आयात और निर्यात होता था। खासकर आयात और निर्यात में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे सामान को विदेश से या लाया भी जाता था, और यहाँ से बहुत सारे सामानों का निर्यात भी होता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुगल जो सल्तनत था वे काफी विस्तार भी हुआ और बेहतरीन ढंग से उसका संचालन भी होता था, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि मुगलों के काल में देश की बहुत सारी तरक्की भी हुई। लेकिन बाद के जो नस्ल थे और वंश थे वे इस तरह के आयात निर्यात लेन देन या जो ताकत होता था उसका सही से वो इस्तेमाल नहीं कर पाया। अंततः अंग्रेजों ने यहाँ पे अपना व्यापार को बढ़ाया और इस सल्तनत का खात्मा भी किया। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही जानेंगे।